यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक सवाल पर इतना भड़क गए कि उन्होंने अब शब्द बोल डाले। दरअसल रिपोर्टर ने यूपी राजभर से ठेकेदारों को लेकर सवाल पूछा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लो मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं वो बोलते हैं। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लो मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं वो बोलते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद लगातार एक्शन में है। अपने वादों को पूरा करने के लिए बैठकें और दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सोरेन अपनी स्टाइल को लेकर अब चर्चा में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक हेमंत सोरेन को बढ़ी हुई दाढ़ी और बढ़े हुए बाल में आपने देखा होगा। उससे पहले 2023 में हेमंत सोरेन छोटे बाल और बिना दाढ़ी के मंच पर नजर आते थे, लेकिन 5 महीने तक जेल में रहने के बाद जब सोरेन बाहर आए तो उनके लंबे बाल और दाढ़ी की खूब चर्चा हुई और लोग उनमें उनके पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन की झलक देख रहे थे। और समय के साथ साथ हेमंत सोरेन ने इसे अपनी पहचान और स्टाइल बना लिया। लेकिन अब एक बार फिर हेमंत सोरेन अपनी नई हेयर स्टाइल को लेकर चर्चा में आ गए। गुरुवार को रांची में जब मंत्रालय की बैठक के बाद हेमंत सोरेन बाहर आए तो उनका नया अंदाज देखने लायक था। हेमंत सोरेन ने लंबी दाढ़ी के साथ अपने बालों की चोटी बनाई थी और उनके इस हेयर स्टाइल की चर्चा दक्षिण भारतीय स्टार और केजीएफ फिल्म एक्टर यश से होने लगी। दरअसल हेमंत सोरेन का ये लुक कहीं न कहीं उनके संघर्षों की कहानी भी बयां करता है, क्योंकि उनके इस लुक की शुरुआत उनके जेल के सफर से शुरू हुई, जब ईडी ने लैंड स्कैम के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए तो अलग अंदाज में दिखाई दिए। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इन सब के बीच इस मामले में न्याय की मांग करते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को सजा दी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में अन्नामलाई खुद को कोड़े मारते हुए दिखाई दिए। कोयम्बटूर में अन्नामलाई खुद को कोड़े मार रहे थे, जबकि उनके कुछ समर्थक अपने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अन्नामलाई ने एक एक कर खुद को 6 कोड़े मारे। तभी पीछे खड़ा एक समर्थक भागकर उनके पास पहुंचा और उनसे लिपट गया। अन्नामलाई ने जायज मामले में न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े मारे। वहीं एक दिन पहले उन्होंने डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए प्रतिज्ञा भी ली। उन्होंने डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक चप्पल नहीं पहनने की कसम खाई। उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला और पुलिस कर्मियों के बीच बहस हो गई। राजा बुंदेला बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान जब उनकी यात्रा ऐट कस्बे में पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप कहां जाएंगे बच्चे? दरअसल पुलिस ने जाम लगने की बात कहते हुए उनकी यात्रा को लौटाने का प्रयास किया, जिसके बाद राजा बुंदेला भड़क गए। बहुत मुश्किल होता जवाब दे। चलिए आप जाइए, जहाँ जाना हुआ जाइए। इस दौरान राजा बुंदेला ने पुलिस वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। पूरा हमारा कार्यक्रम 40 साल से अहिंसा में रहा, आप हमें सिपाही बन के डांट रहे हैं। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा की देखरेख में गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली जा रही है। इसी दौरान ऐट नगर में जब पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की तो माहौल गर्मा गया। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। बिहार की राजधानी पटना में जहां पिछले 10 दिनों से बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी है, वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। छात्रों के समर्थन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बीपीएससी कैंडिडेट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन किया और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। और छात्रों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक केंद्र पर नहीं, बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। तो सामान्य बात तो यही है कि अगर ऐसा लगता है लोगों को कि अनियमितता हुई है तो कम से कम एक बार बैठकर बात कर लें, जो उसका रास्ता कुछ निकलता है वो निकाल लें। प्रदर्शनकारियों से मिलने यूट्यूबर और फेमस टीचर खान सर पहुंचे। धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात कर उन्होंने आयोग पर करारा हमला बोला। धरना दे रहे छात्रों के बीच खान सर ने कहा कि हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता, बीपीएससी से हर हाल में लड़ाई जारी रहेगी।
ये विरोध प्रदर्शन बीपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा के दौरान अनियमितताओं के आरोपों के बाद शुरू हुआ। छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। वहां से आए दिन हिंदुओं पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन्हें पीटा जा रहा है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार की ताज़ा तस्वीरें बांग्लादेश के चट्टोग्राम से सामने आईं। वहां के एक स्कूल के हेडमास्टर को न सिर्फ पीटा गया बल्कि दावा है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया गया। हेडमास्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। इस दौरान जब कुछ लोग उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे, तभी पीछे से एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक वहां के एक स्थानीय नेता और एक अपराधी के नेतृत्व में कट्टरपंथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। दूसरी घटना भी चट्टोग्राम से ही सामने आई। बताया गया कि वहां के हिंदू मोहल्ले की बिजली काट दी गई। वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और डिवाइस चुरा लिए गए। इलाके में हजारों की संख्या में कट्टरपंथी घुस आए और हंगामा कर दिया। इस दौरान उन्होंने हिंदू लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी भी की। मंदिरों पर हमला किया गया और लूटपाट की गई। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के बाद अब बिलासपुर में भी कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद कश्मीरी शॉल विक्रेताओं ने यहां मोर्चा खोल दिया है और कश्मीर से आए इन शॉल विक्रेताओं ने धरना शुरू कर दिया और पिछले 4 दिनों से इनका धरना जारी है। इनका आरोप है कि स्थानीय लोग इन्हें वापस जाने की धमकियां दे रहे हैं और कश्मीर में व्यापार करने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इनका ये भी आरोप है कि इन्हें मकान मालिकों को फोन करके घर से निकालने की भी धमकी दी गई है। तो वहीं इन कश्मीर शॉल विक्रेताओं के समर्थन में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी अब सामने आ गई हैं। उन्होंने इस मामले में उमर अब्दुल्ला और सुखविंदर सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को दक्षिणपंथी समूहों से उत्पीड़न, हमले और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उचित दस्तावेजों के बावजूद उन्हें व्यवसाय करने से रोका जा रहा है और बेदखल किया जा रहा है। ये ऐसी तीसरी घटना है जो चिंताजनक पैटर्न को उजागर करती है। लक्षित हिंसा। मेरा आग्रह है कि कश्मीरियों का ये अलगाव उन्हें और भी अलग थलग कर देगा। इससे पहले कांगड़ा जिले में भी ऐसा हो चुका है, जब कश्मीरी शॉल बेचने वालों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस केस भी हुआ था। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के काले खजाने से जुड़ी जांच में लोकायुक्त और आईटी विभाग के बाद अब ईडी की भी यहां एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने सौरभ और उसके सहयोगियों के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है और ये छापेमारी भोपाल और ग्वालियर में की गई। भोपाल स्थित सौरभ शर्मा के दफ्तर पर ईडी की टीम ने जैसे ही धावा बोला, आरपीएफ के जवानों ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी। बाहर जवान मुस्तैदी से पहरा देते दिखाई दिए, जबकि अंदर ईडी के अफसर छानबीन कर रहे थे। यहाँ जहाँ सौरभ शर्मा का दफ्तर है वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात है और अंदर ईडी के आला अधिकारी मौजूद है और तमाम जो दस्तावेज है सौरभ शर्मा से जुड़े हुए वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं और सौरभ शर्मा के घर पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। वहाँ पर सौरभ शर्मा की मां मौजूद है, अंदर सौरभ शर्मा की मां से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा ईडी ने सौरभ शर्मा के घर पर छापेमारी की। ईडी के अफसरों ने वहां दस्तावेज खंगाले और सौरभ शर्मा के सहयोगी से भी पूछताछ की। भोपाल के अलावा ग्वालियर में भी सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और दस्तावेजों की यहां पर जांच की। दरअसल ईडी की टीम सौरभ की डायरी के सहारे वसूली और लेन देन की मनी ट्रेल खोजने में जुट गई है। ईडी के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सौरभ का साम्राज्य कहां तक फैला है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं।